तो उसके बाद वो हमें समझ में आ गई थी, आई होप कि आपको याद भी हो। लेकिन उसके बाद फिर हमने ये कहा कि भाई अब डेटा पैकेट जरूरी तो नहीं है कि 1 बाइट का हो। तो फिर हमने एक ब्लॉक ऑफ डेटा पे ये काम करना शुरू किया था। और उसको हमने क्या कहा था, पैरिटी ब्लॉक। ठीक है, पैरिटी बाइट हम पहले यूज कर रहे थे, लेकिन हमने कहा कि भाई जरूरी तो नहीं है कि पैरिटी एक ही बाइट में कम्युनिकेशन हो रही हो। तो इसलिए वी वर यूजिंग पैरिटी ब्लॉक्स। ठीक है। और पैरिटी ब्लॉक में क्या कर रहे थे हम, कि जिस पर्टिकुलर बाइट में और जिस पर्टिकुलर बिट में प्रॉब्लम था उसको हम आइडेंटिफाई कर रहे थे। जैसा कि इस केस में आपको याद दिला रहा हूँ सिर्फ मैं, कि हमने आइडेंटिफाई किया था कि ये वाली जो बिट है इसका प्रॉब्लम था, क्योंकि हम यहाँ पे इवन पैरिटी यूज कर रहे थे। तो यहाँ पे इवन पैरिटी इस पर्टिकुलर रो में और इस पर्टिकुलर कॉलम में नहीं मिल रही थी हमें। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि ये बिट असल में 0 थी, और ये ड्यू टू एन एरर इन ट्रांसमिशन ये बिट जो है वो 1 हो गई है। अगर हम इसको 0 कर देते हैं बिट को, तो ये सारा मसला जो है वो पैरिटी एरर का रिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये याद आ गई है बात। शाहनवाज, जी। ठीक है, याद आ गया ना? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये समझ में आ गया था, ये याद आ गया। अब मुझे ये बताओ इसमें मसला क्या है। यानी इसका मतलब तो ये हुआ कि अब हमें एरर पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें मसला क्या है? ये जो एक मेथड है पैरिटी चेक का, इस पैरिटी चेक के एरर डिटेक्शन मेथड में मसला है क्या? अरे बहुत लंबा टाइम लगेगा इसको चेक करने के लिए। अगर वो बहुत लंबा हो तो बहुत देर लगेगा हर एक रो को देखने में। अच्छा चलो, एक प्रॉब्लम तुम ये आइडेंटिफाई कर रहे हो तुम्हारे ख्याल से कि टाइम ज्यादा लगेगा। इस टाइम ज्यादा लगने के जो प्रोसेस है ना, या इस टाइम ज्यादा लगने का जो एक इसका कौन है, उसको हम कहते हैं कि ये मेथड एफिशिएंट नहीं है, ये मेथड कम एफिशिएंट है। यानी ये ज्यादा टाइम लेता है। एफिशिएंसी को हम मेजर करते हैं टाइम एंड स्पेस में। दो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हम कंप्यूटर साइंस में एफिशिएंसी को मेजर करते हैं। वो दो वेरिएबल्स होते हैं टाइम एंड स्पेस। ठीक है, अगर किसी काम को करने में वक्त ज्यादा लग रहा है और उस काम को करने में स्पेस ज्यादा यूटिलाइज हो रही है, अब वो चाहे मेमोरी की स्पेस हो चाहे वो स्टोरेज की स्पेस हो, इस पे हम बाद में डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये बस अब फिलहाल के लिए इतना काफी है कि इसकी एफिशिएंसी तुम ये कह रहे हो कि कम है। एक बात हो गई, दूसरी बात क्या है, और क्या समझ में आता है? कुछ नहीं समझ में आता? भाई एक तो सीधी सी बात यह है कि इसमें अगर एक के बजाय 2 बिट्स का मसला आ गया, यानी अभी तक तो हमने जो मैसेजेस चेक किए उन सब में एक ही बिट का मसला था ना, इसलिए वो बिट एरर आ रहा था, हमारे पास पैरिटी का एरर आ रहा था। लेकिन अगर एक बिट 0 हो गई और एक बिट 1 हो गई, तो मैसेज तो बदल गया लेकिन एरर नहीं आ रहा पैरिटी एरर में। पैरिटी सेम रही। यानी एक जगह 0 होना था 1 हो गया, एक जगह 1 होना था 0 हो गया। तो पैरिटी बदलेगी? पैरिटी तो नहीं बदलेगी ना, लेकिन एरर भी नहीं आएगा। और पैरिटी नहीं बदलेगी इसलिए एरर भी नहीं आएगा, लेकिन मैसेज तो चेंज हो गया ना, तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें पैरिटी के साथ साथ कोई और मेथड भी कंबाइन करके इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम ठीक तरह से एरर को डिटेक्ट कर सकें। और डिटेक्ट करने का मतलब ये होगा कि हम उसके बाद उसकी करेक्शन की तरफ जाएंगे। तो देर आर मेनी अदर मेथड्स जो कि हम इस्तेमाल करते हैं एरर्स को, डेटा ट्रांसमिशन एरर्स को चेक करने के लिए। और उन मेथड्स में हमने कल भी देखा था, जो लास्ट क्लास थी हमारी, वो हमने देखा था कि पैरिटी चेकिंग तो एक मेथड है। अब हम जाते हैं जरा ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट की तरफ। ये क्या मेथड है, इसको हम जरा सा देख लेते हैं।
ठीक है। अच्छा, दूसरा मेथड है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का, ARQ मेथड इसको कहते हैं। ARQ मेथड का नाम से ही समझ आ रहा है कि ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। रिपीट रिक्वेस्ट का मतलब ये है कि सिस्टम जो है वो, क्योंकि वो ये डिटेक्ट करता है कि पैरिटी एरर आ रहा है या पैरिटी एरर जब उसको मिलता है तो वो ये कहता है कि मुझे दोबारा भेजो मैसेज। जैसे हमें कोई बात कभी किसी की समझ नहीं आती तो हम क्या करते हैं? हमें कोई बात किसी की समझ नहीं आती आयशा, तो हम क्या कहते हैं? जैसे अभी याद है ना? तो ये हम उससे कहते हैं भाई दोबारा बात कर दो, या कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड, आई कुड नॉट हियर प्रॉपरली व्हाट यू जस्ट सेड टू मी। या फिर हम आराम से उर्दू में कह देते हैं इब्राहिम। तो ये है। जो हमारी है ना, ये है का क्या मतलब होता है? एक है जो है ये एक रिपीट रिक्वेस्ट है कि जरा दोबारा दोहरा दीजिए, आपने क्या कहा है। मैं आपकी आवाज क्योंकि कम थी इसलिए सुन नहीं पाया, या नॉइस थी, हमने ये सारी बात कर ली थी। तो उस नॉइज की वजह से, किसी भी तरह के नॉइज की वजह से जब डेटा में कोई एरर आता है तो वी वी आस्क द सेंडर टू प्लीज रीसेंड द मैसेज। ठीक है, we ask the sender to please resend the message, and that is what is called automatic repeat request। और इसके लिए एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड होता है। इस एक्नॉलेजमेंट मैसेज का फॉर्मेट होता है सिर्फ ACK। इट यूजेस एन एक्नॉलेजमेंट मैसेज, और एक्नॉलेजमेंट क्या है? इट इज अ मैसेज सेंट बाय द रिसीवर इंडिकेटिंग दैट द डेटा हैज बीन रिसीव्ड करेक्टली। टाइम आउट क्या होता है? कि जी, टाइम आउट होता है कि कितनी देर तक अगर रिसीवर को मैसेज रिसीव नहीं होगा कंप्लीट, तो फिर वो एक टाइम आउट एरर देगा। यानी मैं अगर शाहनवाज से बात कर रहा हूं और मैं शाहनवाज से कहूं कि भाई ठीक है, मैं अपनी बात 1 मिनट में आप तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मैं 1 मिनट तक शाहनवाज तक कोई मैसेज ही नहीं पहुंचता। ठीक है, हम अक्सर जब कोई अकाउंट बनाते हैं, वो अकाउंट बनाने वाला हमसे कहता है ना, आप या हम फेसबुक या कोई और इस तरह का टूल लॉगिन करते हैं, तो वो हमसे कहता है ना, मैंने आपको आपके फोन पे एक मैसेज भेजा है, आप वो मैसेज OTP जिसको कहते हैं वन टाइम पासवर्ड, आप वो वन टाइम पासवर्ड बताइए कि क्या है। अब वो वन टाइम मैसेज आपको रिसीव नहीं हुआ फर्ज कीजिए, तो आप क्या करते हैं? रिसेंड करता है। आप कहते हैं, आप उनसे कहते हैं कि भाई मुझे मिला नहीं, रीसेंड कर दें। तो वो जो रीसेंड रिक्वेस्ट है, आप उसका एक स्पेसिफिक टाइमर होता है कि 1 मिनट से पहले या 2 मिनट से पहले आप बार बार उसको रिक्वेस्ट सेंड नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है? ये टाइम आउट होता है, और ये वो टाइम होता है जो कि अलाउ होता है, अलाउ किया जाता है कि उस वक्त तक एक एक्नॉलेजमेंट रिसीव हो जाएगी। यानी आपको वो टाइमर शुरू कर देता है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट का, कि जी 1 मिनट के अंदर अंदर आपको वो मैसेज रिसीव हो जाएगा, और आप वो मैसेज में से OTP, वन टाइम पासवर्ड देख के टाइप कर दें, ताकि आपके अकाउंट में आपको लॉग इन किया जा सके। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है समी? तुमने देर में ज्वाइन किया है। आज तो तुम हमें नजर भी आ रहे हो, लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। तुमने कुछ बोला तो है, लेकिन ये कि तुम्हारा माइक म्यूट है। आयशा, समझ में आ रही है? आयशा, जी समझ में आ रहा है। सुनाई नहीं दे रहा? समझ में आ रहा है। वेरी गुड, बस यही सुनना था, और क्या करना है। अबान, तुम्हारा कैमरा नहीं चल रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट समझ में आ गई। और ऑटोमेटिक, इसमें इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स नहीं है। इफ एन एक्नॉलेजमेंट इजंट सेंट बैक टू द सेंडर बिफोर टाइम आउट अकर्स, देन द मैसेज इज ऑटोमेटिकली रीसेंट। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती किसी को, जैसे आपकी जैसे आप मेरी बात पे कोई सर ना हिलाए, कोई रिएक्शन ना दे,
तो मैं बार बार बात रिपीट करता रहता हूँ और फिर आपसे झंझोड़ झंझोड़ के पूछता हूँ कि आपको ठीक आवाज आ रही है, आपने सही तरह से सुन लिया। तो अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल रही तो मैं बार बार वो बात करता रहता हूँ। तो सेंडर क्या करता है, अगर रिसीवर की तरफ से उसको एक्नॉलेजमेंट रिक्वेस्ट सॉरी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती तो वो रिपीट करता रहता है अपनी बात को जब तक कि उसको एक्नॉलेजमेंट का सिग्नल ना मिल जाए। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली रिपीट करता रहता है अपनी बात जब तक कि उसको अपना एक्नॉलेजमेंट का जो सिग्नल है वो मिल ना जाए। क्लियर है? यस। सर वेरी गुड। अच्छा जी, देखो जो एक और चीज बताता हूँ। ARQ का जो फायदा है ना, यानी जो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट का जो फायदा है वो क्या है? ठीक है, एक तो सबसे पहली बात ये कि ये एक ऐसा एरर कंट्रोल मेथड है जो कि इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन हो रही है, रिलायबल कम्युनिकेशन हो रही है अनरिलायबल चैनल्स पे भी। और ये याद रखो कि इंटरनेट जो है ना वो एक अनरिलायबल चैनल है, इसीलिए इसको हम, मैंने पिछली क्लास में भी ये आपको बताया था कि वी कंसिडर द इंटरनेट एज ए लॉसी मीडियम। और लॉसी मीडियम हम इसलिए उसको कहते हैं क्योंकि उस पर जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं, किसी तरह का डेटा ट्रांसमिट किया जाता है, तो देर आर चांसेस कि वहां पे डेटा लॉसेस होते ही हैं। इंटरनेट इज कंसिडर्ड टू बी अ लॉसी मीडियम देयरफॉर। तो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट is a method that ensures reliable communication even when you are using unreliable channels। ठीक है, अब ये कैसे काम करता है? हमने एक्नॉलेजमेंट की तो बात की कि जी जब तक एक्नॉलेजमेंट यूजर को नहीं मिलती उस वक्त तक, यानी सेंडर को एक्नॉलेजमेंट रिसीवर की तरफ से नहीं मिलती उस वक्त तक सेंडर डेटा पैकेट्स भेजता रहता है रिसीवर को। ठीक है, जैसे ही रिसीवर को पैकेट मिलता है उसके बाद रिसीवर एक्नॉलेजमेंट भेजता है एसी के उसको, ताकि ये बता सके सेंडर को कि भाई आपने जो मैसेज भेजा था वो मुझे मिल गया है, रिसीव हो गया है। अगर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता एक टाइम, स्पेसिफिक टाइम में, जिसको हमने क्या कहा, टाइम आउट, तो ये अज्यूम कर लिया जाता है कि द पैकेट वाज लॉस्ट और करप्टेड, या पैकेट बीच में कहीं डेटा इधर उधर हो गया था या करप्ट हो गया डेटा। तो अब जब उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता तो रीट्रांसमिट किया जाता है सेंडर की तरफ से पैकेट। इब्राहिम समझ आ रही है? पक्की बात है? जरा बताओ मैंने क्या जी बताया। सर। सर जब तक वो, जैसे सर एक डेटा सेंड होता है सर वो रिसीवर को सर, तो रिसीवर फिर एक एक्नॉलेजमेंट भेजता है। जब तक वो एक स्पेसिफिक टाइम में अगर वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव ना हो तो फिर वो मसला होता है, मसला क्या होता है? वापस भेजता है सर वो। क्या वापस भेजता है? सर वो डेटा पैकेट। हाँ, अगर एक पर्टिकुलर टाइम में एक्नॉलेजमेंट रिसीव ना हो तो फिर डेटा पैकेट की रीट्रांसमिशन की जाती है। देखो एक बात समझो कि ये जो वर्ड्स हम यूज करते हैं ना, कि एक्नॉलेजमेंट या एसी के या रीट्रांसमिशन, ये वर्ड्स यूज करने जरूरी इसलिए क्योंकि यही वो टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि हमें यूज करने हैं जब हम किसी बात का जवाब दे रहे होंगे। तो प्लीज ट्राई एंड यूज दीज वर्ड्स जो कि इस डोमेन के वर्ड्स हैं और इस डोमेन में किए हुए किसी भी ऑपरेशन को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो व्हेन वी से एक्नॉलेजमेंट वी शुड यूज द वर्ड एक्नॉलेज, व्हेन वी से रीट्रांसमिशन वी शुड यूज रीट्रांसमिशन। ये नहीं है दोबारा भेजा जाएगा मैसेज या पता नहीं क्या, जो भी। ठीक है, तो ये ताकि हमें याद भी रहे ना कि हमें क्या लिखना है। ठीक है, अच्छा, अब तीन टाइप के ARQs होते हैं। ARQs क्या? ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट, रिपीट रिक्वेस्ट। क्यों हम कहते हैं रिक्वेस्ट से क्यों लिया हुआ, ARR होता है वरना तो। ठीक है, तो एक पहला होता है स्टॉप एंड वेट ARQ। स्टॉप एंड वेट में होता यह है कि सेंडर जो है
वो एक्नॉलेजमेंट का वेट करता है हर पैकेट के बाद। एक पैकेट भेजा, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी अगले पैकेट पे नहीं जाएगा। इसको हम कहते हैं स्टॉप एंड वेट ARQ। एक पैकेट भेजा, जब तक उस पैकेट की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी दूसरा पैकेट नहीं जाएगा। एक्नॉलेजमेंट मिल गई, दूसरा पैकेट भेजेगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, तीसरा पैकेट भेजेगा, उसकी एक्नॉलेजमेंट मिलेगी, चौथा पैकेट भेजेगा। एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली 3 पैकेट की, तो चौथा बार बार भेजता रहेगा। सॉरी, 3 पैकेट की मिल गई, चौथे की नहीं मिली, तो चौथा बार बार भेजता रहेगा जब तक चौथे की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिले। क्लियर है ये बात? यस। गो बैक एन रिपीट रिक्वेस्ट, गो बैक एन ARQ। इसमें क्या होता है कि एक के बजाय वो मल्टीपल पैकेट्स भेज सकता है सेंडर बिफोर वेटिंग और रिसीविंग एन एक्नॉलेजमेंट। अब जब एक्नॉलेजमेंट उसको नहीं मिलता, तो उसे ये नहीं पता होता कि किस पैकेट का एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। उसे ये पता होता है कि भाई ये इतने सारे मैंने भेजे थे, इनका एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला। अब मुझे नहीं पता एक लॉस हुआ है या 10 लॉस हुए, मैं 10 के 10 दोबारा भेज देता हूँ। उसने 10 भेजे एक साथ, एक्नॉलेजमेंट मिल गया, आगे बढ़ गया फौरन। लेकिन उसने 10 भेजे, उसको उसमें से कोई एक डेटा पैकेट लॉस हो गया, तो उसे ये नहीं पता कौन सा डेटा पैकेट लॉस हुआ, और वो वही डेटा पैकेट दोबारा नहीं भेजता, वो 10 के 10 दोबारा भेज देता। ये भी क्लियर है? तो ये लॉस ही अच्छा खासी, हाँ। ये 100% लॉस ही है, नहीं एक नहीं इंटरनेट नहीं की वजह से नहीं और नहीं एक नहीं, अपनी ये टाइप की ये वजह से। लॉसी नहीं है। लॉसी तो इंटरनेट मीडियम है ही। इसमें हो क्या रहा है, इसमें क्योंकि हम ये तुमने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया, लेकिन यू नीड टू पुट दैट इनटू करेक्ट वर्ड्स। इसमें हो ये रहा है कि आप रिपीट कर रहे हैं वो मैसेजेस जो कि रिसीवर तक पहुंच चुके हैं ठीक तरह से, वो डेटा पैकेट्स भी आप दोबारा भेज रहे हैं उसको। ठीक है भाई, आपने 10 पैकेट भेजे, अब उसमें से एक लॉस हो गया, 9 पहुंच गए। लेकिन क्योंकि एक्नॉलेजमेंट का मैसेज आपने नहीं भेजा था सेंडर रिसीवर ने, तो उसने वही 10 के 10 पैकेट दोबारा भेज दिए, जिसमें से 9 रिपीट हो रहे हैं। एक दोबारा मिलेगा उसको, ठीक, जो कि नहीं मिला था पहले। ठीक है? Okay. तो इसमें हो क्या रहा है, इसमें डेटा डुप्लीकेशन हो रही है, इसमें नेटवर्क पे लोड बढ़ रहा है। इसमें आपको अगर 2 MB का डेटा भेजना था, जिसमें एक दफा एरर आया, तो आपने 4 MB का डेटा भेज दिया। तो आपका जो नेटवर्क लोड है, आपकी जो नेटवर्क बैंडविड्थ है, वो लेस एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है ना। इसका मतलब ये है कि आपके नेटवर्क पे लोड ज्यादा पड़ेगा। जैसे अक्सर समी के नेटवर्क पे लोड ज्यादा होता है ना, उसकी आवाज हमें नहीं आ रही होती, तस्वीर नहीं आ रही होती। आप क्लियर है? तो बात तुमने सर। बिल्कुल ठीक की है। अच्छा, अब इसका हल क्या है? गो बैक एन ARQ का हल क्या है? भाई इसका हल ये है कि सारे पैकेट्स दोबारा ना भेजे जाएं, सिर्फ उस पैकेट को आइडेंटिफाई किया जाए जिस पैकेट में से कोई डेटा लॉस हुआ है, और उसी पैकेट को दोबारा भेजा है। ठीक है? और स्टॉप एंड वेट ARQ में मसला ये है कि ये अटकता बहुत है। एक पैकेट भेजा, एक्नॉलेजमेंट आई, एक पैकेट भेजा, एक्नॉलेजमेंट आई, अगला पैकेट भेजा, फिर एक्नॉलेजमेंट के लिए वेट करता रहेगा। ठीक है? गो बैक एन जो मेथड है, उसमें फायदा ये है कि एक साथ 10 पैकेट उठाए भेज दिए, एक साथ 10 पैकेट उठाए भेज दिए। लेकिन इसमें मसला ये है कि वो 10 पैकेट आपको रीट्रांसमिट करने पड़ते हैं अगर कोई एरर आ जाता है तो अब आप क्या करें, आप चाहते ये हैं कि इसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाए, यानी 10 पैकेट आप एक साथ ही भेजना चाहते हैं। लेकिन आप ये भी चाहते हैं कि जब रीट्रांसमिशन करनी हो, तो आप सिर्फ वही पैकेट रीट्रांसमिट करें जो कि जिसमें एरर आया हो। ठीक है? तो इसीलिए एक नया मेथड हम रिपीट उसको हम कहते हैं, नया मेथड यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं सिलेक्टिव रिपीट ARQ। और सेलेक्टिव रिपीट ARQ बिल्कुल सेम मेथड है गो बैक एन से, लेकिन ये सिर्फ रीट्रांसमिट करता है उन पैकेट्स को जो कि लॉस हुए होते हैं या करप्ट हुए होते हैं। और उनका ट्रैक रखने का एक मेथड एडिशनल होता है इसमें। उनका ट्रैक कैसे रखा जाता है, वो एक एडिशनल इसका इसका प्रोसेस होता है। उससे थोड़ी सी कॉम्प्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है इसकी, लेकिन इसकी जो एफिशिएंसी है वो बेहतर हो जाती है। राइट। जी।
जो इसका प्रोसेस है कि देखता है कि कौन सा फाइल करप्ट है, ये हमारे सिलेबस में है। ये हमारे नहीं, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, स्टॉप एंड वेट, एआर क्यू, गो बैक एंड सिलेक्टिव रिपीट, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, स्पेसिफिकली नहीं है। बट आई वॉन्ट यू टू नो, ये तो सिर्फ 3 मेथड्स है ना, 3 टाइप्स है एआरक्यू के। ये आपको पता होगा ना, तो दिस विल ओनली गिव यू एन एज इन अंडरस्टैंडिंग दिस इंटायर कॉन्सेप्ट, कि जो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट है ये क्या है, क्या होती है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी ना किसी तरह से आपके एग्जाम में आएगा, पता नहीं क्यों लग रहा है, वैसे ही लग रहा है। कभी कभी एक चीज की गट फीलिंग होती है ना, ऐसा लगता है कि बस मुझे कि ये आएगा। ठीक है, अच्छा। और ARQ, इसीलिए मैं इस पे इतना थोड़ा टाइम भी ज्यादा लगा रहा हूँ। ARQ इंश्योर्स कि जी रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन हो बाय ट्रांसमिटिंग लॉस्ट और एररनेस पैकेट अंटिल सक्सेसफुल डिलीवरी अकर्स। जब तक सक्सेसफुली वो ट्रांसमिट कर नहीं लेता डेटा पैकेट्स को, उस वक्त तक वो ट्रांसमिशन करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। जब तक मेरी बात किसी की समझ में नहीं आए, मैं बोलता रहूं, बोलता रहूं, बोलता रहूं, और फिर बोलता रहूं जब तक वो ये ना कहे अच्छा भाई खुदा आप समझ में आ गई मेरी बात। ठीक है, समझ में आई शाहनवाज? हाँ बान, ले रहे। चलो गुड, आगे बढ़ते हैं। अब जो मेथड है, ये 2 मेथड्स हो गए एरर चेकिंग के। 2 मेथड्स हो गए। पहला कौन सा था? पैरिटी। दूसरा मेथड था ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। तीसरा मेथड कहलाता है चेकसम। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है, और इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी हमें करनी पड़ती है। और चेकसम मेथड है, ऑब्वियसली मेथड यही है चेक करने का कि कोई डेटा चेंज हुआ है, करप्ट हुआ है डेटा ट्रांसमिशन की वजह से या नहीं हुआ। और डेटा का चेकसम कैलकुलेट करने के लिए हम करते ये हैं कि जी, एक सबसे पहली तो ये अजम्पशन होती है हमारी कि जो चेकसम है एक ब्लॉक डेटा का, वो है 1 बाइट इन लेंथ। हमारी सबसे पहली अजम्पशन ये होती है कि चेकसम जो है वो 1 बाइट इन लेंथ है, यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चेकसम है, ठीक है, जो वो क्या होगी, वो होगी 255। 1/2 टू द पावर 8 इज 256। 0 0 0 0 0 0 0 नहीं कंसिडर किया जाता, और उसको एक्सक्लूड करके हमारे पास 255 वैल्यूज बनती है। तो हम ये कहते हैं कि जी जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चेकसम है वो हो सकती है 255। अब कैलकुलेट कैसे करना है चेकसम, ये जरा सा समझ लें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो भी डेटा पैकेट हमारे पास आता है एक ट्रांसमिटेड ब्लॉक का, उसमें हम सारी बाइट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। और अगर वो वैल्यू लेस देन इक्वल टू 255 होती है, तो हम ये कहते हैं चेकसम वही वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सम ऑफ ऑल द बाइट्स ट्रांसमिटेड ब्लॉक में हमारे पास आ जाता है 161, तो चेकसम क्या होगा समी? समी चेकसम क्या होगा अगर sum of all the bytes in a data block is less than equals to 255, या मैंने कहा 161 है तो? वन, समी आवाज नहीं आई, तुमने कुछ कहा तो लेकिन आवाज नहीं आई। अपना माइक खोल के रखो जरा। आवाज समी नहीं आ रही तुम्हारी। समी मुझे बताओ, अगर सम 161 है तो चेक सम कितना हुआ? समी, चैट पे नहीं बताना।
वो बताइए। अब आ रही है आवाज? बेटा सर ऑनलाइन मैं कह क्लास। रहा था कि हाँ बोलो। सर जी बोलो बोलो समी। सर, ये वाला पार्ट समझ नहीं आया था असल में। मेरा नेट नहीं सही चल रहा, तो आपकी आवाज़ भी बहुत अटक के आ रही थी, इसकी वजह से मैंने वीडियो अच्छा समी, एक बात बताऊं मैं, देखो इंटरनेट पे क्लास ले रहे हो ना ऑनलाइन, तो ये सब चीजें अपनी प्लीज इसको, तुम काफी क्लासेस से तुम्हारी पार्टिसिपेशन कम हो रही है, तुम नजर भी नहीं आ रहे होते, तुमसे मैं बहुत दफा बात करने की कोशिश करता हूँ, तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा होता। तो तुम्हें अगर ऑनलाइन क्लासेस लेने में प्रॉब्लम है ना, तो फिर तुम्हें ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेनी चाहिए, तुम्हें ऑन साइट क्लासेस लेनी चाहिए। एक बात, दूसरा ये कि अगर तुम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो ना, तो फिर इंश्योर करो कि ये सारी चीजें तुम्हारी ठीक हो बिल्कुल। ठीक है, ताकि ऑनलाइन क्लासेस लेने में कोई कोई मजा तो आए। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब अगली क्लास से पहले ना इन सब चीजों को प्लीज जरा सा चेक कर लेना, इंश्योर कर लेना कि ये सब चीजें ठीक। अबान बताओ, चेक सम कितना होगा? यहाँ चेकसम तो लिखा हुआ है 161 ना, तो फिर नहीं नहीं, ये तो सवाल मैंने, समझ ये में नहीं इसको आया। चलो छोड़ो, ये मैंने शायद 161 ऐसे ही ले लिया। अगर किसी बाइट का सम किसी भी डेटा, ये एग्जांपल अभी मैं नहीं कह रहा हूं, अगर किसी बाइट का सम हो गया 121, तो चेक सम कितना होगा? उसको 256। नहीं, उसको कुछ भी नहीं करेंगे। देखो अगर वो लेस देन सर 255 है आंसर ना, 121 होगा। हाँ अगर लेस देन 255 है तो चेकसम वुड बी द सेम वैल्यू। ठीक है, अगर 173 है सम ऑफ ऑल द बाइट्स, तो चेकसम कितना होगा? 173 होगा। अगर 111 है सम ऑफ ऑल द बाइट्स, तो इन द डेटा ब्लॉक, तो चेकसम कितना होगा? 111। क्लियर है ये बात? सर एक दफा फिर एक्सप्लेन कर दें सर। बेटा अगर सम ऑफ ऑल द बाइट्स इन अ डेटा ब्लॉक इज इक्वल टू 96, तो चेकसम कितना होगा? चेकसम भी 96 होगा। अगर sum of all the bytes in a data block is 136, तो checksum कितना होगा? 136। क्यों? क्योंकि if the sum of all the bytes in a data block, if it is less than or equal to 255, then sum will be equivalent to checksum। ठीक है, लेकिन अगर ठीक है। अगर ऐसा हो कि जो सम ऑफ ऑल द बाइट्स इन अ डेटा ब्लॉक है वो ग्रेटर देन 255 हो, तो उसको कैलकुलेट करने का क्या मेथड है? वो एक मेथड है जो कि हम अभी देख लेते हैं। वो मेथड ये है कि लेट अस सपोज कि जी ये x जिसको कहा इन्होंने कि जी जिस दिस इज द सम ऑफ ऑल द बाइट्स इन अ डेटा ब्लॉक, दिस इज 1185। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस 1185 को 256 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 256 से हमने डिवाइड किया, और उसके बाद क्या वैल्यू आई? 4.629। अब इस 4.629 को टू द नियरेस्ट होल नंबर हम राउंड ऑफ कर लेंगे, यानी कि 4। सर ये अब नीडेस्ट होल नंबर। अब आप ये भी कह सकते हैं कि जी नियरेस्ट इसका होल नंबर जो है वो 5 है, तो 5 पे कर ले राउंड। नियरेस्ट होल नंबर जो है ना, उस पे राउंड करना है आप। ठीक है, अब वो नियरेस्ट होल नंबर पे आपने राउंड कर लिया, उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 256 से। पहले हमने 256 से डिवाइड किया, उसके बाद 256, ये हम कर क्या रहे हैं? देखो ये हम ये कर रहे हैं सिर्फ कि ये जो मल्टीपल्स है ना, यानी ये क्या क्या मल्टीपल्स हैं, 2 4
2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, इन सब में से किसके सबसे ज्यादा करीब ये वाला नंबर है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका तरीका क्या है कि इसको 256 से डिवाइड किया जाए और जो भी नंबर आए उसको फिर 256 उसको राउंड करें और उसको फिर दोबारा 256 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, इसको राउंड किया 4 और उसको फिर 256 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आंसर आ गया 1024। अब डिफरेंस जो है ना इसका वो चेकसम हमें प्रोवाइड कर देगा, यानी 1185 माइनस 1024 ये आ गया 161 वुड बी द चेकसम। कुछ क्लियर हुआ? जी। अच्छा, मजा आ गया सर। पक्की बात है? तो मुझे जरा ये इनका चेकसम बताओ, 148 का चेकसम क्या होगा अली? जल्दी से बताओ। 148 ही होगा सर। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। 905 का क्या होगा? जल्दी से कैलकुलेट करो। 905 को क्या करना है सबसे पहले? किससे डिवाइड करना है? 256 से करो। डिवाइड करना है। आ गया सर, 3.5 आ गया, इसलिए हो जाएगा 137। 3 मल्टीप्लाई 256 कर लेंगे तो 905 हो जाएगा। ये आ गया 3.5, हमने कहा 3 इंटू 256 करेंगे कितना हो गया? सर नहीं, इसको इसको सिर्फ 4 करेंगे। 3.53 है तो इसको राउंड अप करना होगा ना 4 768 4 करें? हाँ, क्योंकि 3.53 है। हाँ, तो 3.5 को राउंड अप करेंगे। राउंड अप करें कि राउंड डाउन करें? राउंड सर अप